नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ध्रुव राठी और ये है महाभारत, एक ब्रांड न्यू पॉडकास्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप अपने देश को जानते हैं? हर हफ्ते मैं लेकर आऊंगा एक सवाल इंडिया के बारे में और हम मिलकर उसका जवाब ढूंढेंगे और इन जवाबों से भारत को और बेहतर समझेंगे। ये एक Spotify ओरिजिनल पॉडकास्ट है इन एसोसिएशन विद ATS स्टूडियो। वेलकम टू महाभारत। देश भर में ऑलमोस्ट 4 लाख से ज्यादा कोविड-19 के केसेस हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं, 4 लॉकडाउन्स हो चुके हैं, लेकिन ये डिजास्टर इंडिया में अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। भारत में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,86,000 के पार पहुंच गई है, जिसमें से 1,37,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कोरोना वायरस से बीते 24 घंटे में 357 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 8,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। कोरोना वायरस पैंडेमिक एक हेल्थ और बायोलॉजिकल डिजास्टर है और इस समय ऑलमोस्ट हर कंट्री अपने तरीके ढूंढ रही है इससे फाइट करने के। लेकिन इस पैंडेमिक के बीच में इंडिया कुछ और डिजास्टर से भी जूझ रहा है, जैसे कि साइक्लोन अम्फान या साइक्लोन निसर्ग। और इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। तूफान उम्फुन से पश्चिम बंगाल में 72 लोगों की मौत हो गई। तूफान से कोलकाता में ही 15 लोगों की जान गई। कल शाम को आया था ये उम्फुन तूफान, किस तरीके का कहर बरपा कर गया। 72 लोगों की मौत सिर्फ पश्चिम बंगाल में, आंकड़ा बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में अलीबाग से टकराया निसर्ग तूफान। दोपहर 1 बजे से तूफान का शोर डराने वाला। 125 साल में मुंबई ने नहीं देखा ऐसा तूफान। ऑफ कोर्स ये पहली बार नहीं है कि इंडिया को डिजास्टर्स फेस करने पड़ रहे हो। It was the worst industrial disaster in India's history. 30 years ago, on the night of December the 2nd, 1984, plumes of poisonous gas leaked from an American-run chemical pesticides factory in the town of Bhopal. 20 साल में सबसे भीषण तूफान फनी ने ओडिशा के तट पर दस्तक दे दी है। तूफान के कारण ओडिशा के साथ ही जो पूरा पूर्वी भारत है और बाकी जो तटीय इलाके हैं वहां पर भारी भरकम बारिश हो रही है। Chennai is suffering centuries' worst flood as torrential rains continue to lash India's fourth largest metro, claiming over 180 lives in rain-related incidents. तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इंडिया डिजास्टर से डील कैसे करता है? क्या हमारे पास कोई प्लान है, कोई रूल बुक है, नियम की किताब या कोई मैनुअल जो हमें बताए कि डिजास्टर से कैसे डील करना है और क्या करना है जब एक डिजास्टर आए? तो एग्जैक्टली इसी चीज की बात करेंगे आज के इस एपिसोड में दोस्तों। 2005 से इंडिया ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को एक रूल बुक की तरह इस्तेमाल किया है जब भी इंडिया में कोई डिजास्टर्स आए। तो ये एक्ट क्या बताता है हमें? पहले तो ये एक्ट हमें ये रेकमेंड करता है कि एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA की स्थापना करी जाए और इंडिया ने ये किया है। एक NDMA की स्थापना करी गई इंडिया में जो कि 2005 से फंक्शन कर रहा है। NDMA एक सेंट्रल टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, सर्वोच्च अधिकार है डिजास्टर मैनेजमेंट का इंडिया में। इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। NDMA लीगल पॉलिसीज बनाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, कानून नीति और प्लान्स को भी अप्रूव करता है जो बाकी और मिनिस्ट्रीज के द्वारा बनाए गए हैं। और साथ ही साथ ये गाइडलाइंस को भी ड्राफ्ट करता है स्टेट अथॉरिटीज के लिए जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेंगी जब भी वो अपने प्लान बनाते हैं। तो इसी रीजन से NDMA के साथ एक नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है, NEC। NEC बेसिकली एक लोगों का ग्रुप है जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, हेल्थ या पावर मिनिस्ट्री। ये कमेटी बेसिकली एक एडवाइजरी है NDMA की, सलाहकार। हालांकि ये NDMA का खुद से पार्ट नहीं है, लेकिन ये NDMA की मदद करती है पॉलिसीज और लॉज बनाने में और ये इंश्योर भी करती है कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। बाकी NDMA के अंदर एक नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी आती है यानी NDRF।
और जब भी आप किसी रेस्क्यू टीम के बारे में सुनते हैं कि अगर कोई साइक्लोन आया हुआ है तो एक रेस्क्यू टीम जा रही है वहां पर लोगों की मदद करने के लिए, तो आप एज्यूम कर सकते हैं ज्यादातर केसेस में वो एनडीआरएफ ही होती है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में। And due to impending flood situation in several districts of Bihar and Uttar Pradesh, NDRF has deployed 21 flood rescue teams in Bihar and 19 teams in Uttar Pradesh. A total of 75 teams of NDRF are operational in various parts of the country. NDRF rescuers are relentlessly engaged in rescue and relief work. स्टेट लेवल पर हमारे पास सिमिलर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जिसे हम कहते हैं SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन अथॉरिटीज का काम होता है अपनी स्टेट के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को एग्जीक्यूट करना, और ये भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करते हैं। और जैसे कि नेशनल लेवल पे एक एनडीआरएफ है, ऐसे ही एक स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी है जो रेस्क्यू के लिए मदद करती है लोगों की, और सिमिलरली एक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी भी है जो SDMAs के साथ काम करती है। और अगर हम स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएं तो वहां पर भी एक डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि SDMA, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर आती है, और जिसका काम होता है कि लोकल लेवल पे केसेस में रिस्पॉन्ड करना। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों कि बेसिकली एक NDMA है, और NDMA के अंदर ये अलग अलग एजेंसीज आती हैं, फिर SDMA आता है, और फिर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी अथॉरिटीज काम कैसे करती हैं। बेसिकली दोस्तों, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 3 स्टेप्स ले डाउन करता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। पहली स्टेप है मिटिगेशन, यानी कोई भी डिजास्टर अगर यहाँ पर हुआ है तो वहां पर रिस्क को कम से कम करना। दूसरी स्टेप रिस्पॉन्स, और तीसरी स्टेप रिलीफ आफ्टर द डिजास्टर, मतलब डिजास्टर होने के बाद मदद पहुंचाना। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, डिजास्टर मिटिगेशन। अक्सर दोस्तों कई ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जिन्हें प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, स्पेशली नेचुरल डिजास्टर्स। ऐसे केस में NDMA का काम होता है कि उस डिजास्टर से जो इम्पैक्ट आएगा और डैमेज आएगा उसको कम से कम रखना, और इसी का मतलब होता है मिटिगेशन ऑफ डिजास्टर्स। इस चीज का अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको तो NDMA के अंदर एक नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है जिसका काम है ट्रैकिंग और फोरकास्टिंग सिस्टम्स को इंप्रूव करना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। यानी जब भी कोई साइक्लोन आता है तो प्रिडिक्ट करना, फोरकास्ट करना कि वो कब आएगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस साइक्लोन से, और कैसे हम डैमेज को कम से कम कर सकते हैं। ये इस नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट का काम है। सिमिलरली एक ऐसे ही एक नेशनल फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है जो इंश्योर करता है फ्लड रिस्क एरियाज में इनफ रिसोर्सेज हैं फ्लड से डील करने के लिए। तो मिटिगेशन के बाद दूसरा स्टेप है डिजास्टर रिस्पॉन्स एट द साइट ऑफ डिजास्टर, और ये काम जैसा मैंने बताया आपको NDRF का होता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का। NDRF स्पेशल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है डिजास्टर्स की सिचुएशन में, हिंदी में कहें तो विशेष सहारा प्रोवाइड करता है, डेब्री को रिमूव करना, विक्टिम्स की डायरेक्टली मदद करना, रिलीफ मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब काम करता है। और आखिरी स्टेप है डिजास्टर रिकवरी, जो विक्टिम्स है किसी नेशनल डिजास्टर के, उनकी रिकवरी की देखरेख करता है NDMA। और यहाँ पर यूज आता है स्टेट एंड नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड का। बेसिकली ये स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड पैसे प्रोवाइड करता है रीबिल्ड करने में, लोगों की जो लाइवलीहुड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया उसको रीबिल्ड करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से आता है। लेकिन अगर स्टेट फंड के पास पैसे नहीं होंगे तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड मदद करेगा स्टेट फंड की पैसे के मामले में। All farmers affected by severe natural calamities where assistance is provided from the National Disaster Relief Fund will be provided the benefit of interest subvention. यहां पर हमारे करंट रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी अनाउंस कर रहे हैं रिलीफ जो कि फार्मर्स को दिया जाएगा रिस्पॉन्स फंड से। ये पार्ट था 2019 के एनुअल बजट का। अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो NDMA काफी सक्सेसफुल रहा है कई डिजास्टर्स के केस में, जैसे कि साइक्लोन फोनी का एग्जांपल ले लीजिए जो कि उड़ीसा में आया था पिछले साल। 200 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा विराट चक्रवात जब सुबह 8 बजे के आसपास पुरी के तट से टकराया तो कुछ देर के लिए हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखा। पेड़ उखड़ गए, इमारतों की छतें उड़ गईं, पानी की टंकियां गिर गईं, इमारतों के टावर गिरे, बिजली के पोल धाराशायी हो गए। साइक्लोन फोनी पिछले 20 सालों में स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन था ओडिशा को हिट करने वाला। इससे पहले 1999 में एक ओडिशा में साइक्लोन आया था जिसने इतना डैमेज किया था जितना साइक्लोन फोनी ने किया। लेकिन NDMA और SDMA की जो मिटिगेशन और प्रिपरेशन के एफर्ट्स थे उनकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा ओडिशा पर इस साइक्लोन का वो काफी कम था।
एक बहुत ही ज़बरदस्त और एफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसकी वजह से करीब करीब 12 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया साइक्लोन के आने से पहले। अब एक बारी के लिए चलो मान लो दोस्तों कि इंडिया में कोई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही नहीं है, तब क्या होता? सबसे पहले तो कोई भी रेस्क्यू एंड रिकवरी डिजास्टर की जगह पर यूनिफॉर्म तरीके से नहीं होती। कोई एजेंसी शायद मदद करने के लिए आती, जैसे कि एनजीओज, सिविलियंस आते मदद करने के लिए, या फिर पुलिस आती डिजास्टर के केस में मदद करने के लिए। उन एरियाज का क्या होता जहां पर ये अवेलेबल नहीं है, जहां पर कोई पुलिस, एनजीओज या सिविलियंस अवेलेबल नहीं है मदद करने के लिए। रिलीफ वहां तक इवेंचुअली आ जरूर जाता, लेकिन बहुत धीरे आता, और अक्सर शायद कई बार आता ही नहीं, बहुत सी जाने जाती। दूसरी बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जिसे अकाउंटेबल रखा जा सकता डिजास्टर के केस में। आज के दिन दोस्तों एनडीएमए आंसरेबल है अगर कंट्री में कोई भी डिजास्टर आता है तो, और बिना डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं होता जिसे रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है इस चीज के लिए। इससे बहुत ही केओस हो जाता है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि क्यों इस टाइप का एक्ट नेसेसरी है हमारे देश में। तो एपिसोड के शुरू में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है, फिर 2005 से पहले क्या होता था? 30 सितंबर को सुबह सुबह लातूर जिले के किल्लारी गांव में 6.2 तीव्रता का बेहद खतरनाक भूकंप आया था। इस भूकंप में लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई, 30,000 से अधिक लोग घायल हुए। बता दें कि 1999 के दौरान ओडिशा में आया सुपर साइक्लोन उत्तर हिंद महासागर का सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान था। उस वक्त इस तूफान का केंद्रीय दबाव 912 मिलीबार था, जो एक रिकॉर्ड है। इंडिया में एक प्रॉपर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जिस्ट करने से पहले बहुत से डिजास्टर्स हुए थे। इनफैक्ट ब्रिटिश के ज़माने में डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली रिलीफ बेस्ड होता था, यानी मदद पे आधारित होता था। अगर कोई कैलामिटी या डिजास्टर आता था तो रिलीफ मटेरियल्स को डिलीवर किया जाता था। तो आप सोच सकते हो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं होती होगी। ब्रिटिशर्स इंडिया को लाजे फेयर पॉलिसी के तहत गवर्न करते थे। इस पॉलिसी का बेसिकली मतलब ये है कि लेट इट बी, रहने दो। इस पॉलिसी के तहत दोस्तों ब्रिटिशर्स मानते थे कि ज्यादातर प्रॉब्लम्स, ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में खुद ही सॉल्व हो जाएंगी हमारी बिना इंटरवेंशन के। गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत स्लो तरीके से चेंज आया। इंडिया का मेन फोकस था फूड स्कैरसिटी पे, अनाज की कमी पे। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत एक स्कैरसिटी रिलीफ डिवीजन बनाया गया डिजास्टर्स को मैनेज करने के लिए। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली रिलीफ प्रोवाइड करना होता था। हर स्टेट में रिलीफ कमिश्नर्स होते थे जिनको अपॉइंट किया जाता था इस जॉब के लिए। लेकिन 1984 में एक बहुत ही भयानक मैन मेड डिजास्टर हुआ जिसने सरकार की आंखें खोल दी। सरकार को एहसास हुआ कि हमें एक बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा। The enormity of the tragedy of Bhopal, India is becoming more apparent this morning. Authorities now say the toxic gas that escaped from a Union Carbide plant on Monday has killed at least 1,600 people, and they say another 50,000 people may suffer serious after effects such as blindness and sterility. 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सरकार ने फाइनली रियलाइज किया कि डिजास्टर्स कितना डिस्ट्रक्शन पहुंचा सकते हैं कंट्री पर। इसी के बाद बहुत से नए एक्ट्स लाए गए इंडिया के अंदर, जैसे कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इसी के बाद क्राइसिस ग्रुप्स को सेटअप किया गया सेंट्रल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर, और 90s में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर एक डिजास्टर मैनेजमेंट सेल भी बनाया गया। और इस समय कई डिजास्टर्स हुए, जैसे कि लातूर अर्थक्वेक ऑफ 1993, मलपा लैंडस्लाइड ऑफ 1998, ओडिशा सुपर साइक्लोन ऑफ 1999, भुज अर्थक्वेक ऑफ 2001। आपको याद ही होगा कि क्या हुआ था 2001 में, जहां एक तरफ हमारा देश गणतंत्र दिवस का उत्साह मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात के भुज में लोग भयानक भूकंप की मार से बचने की कोशिश में लगे हुए थे। इस भूकंप में हजारों लोग मारे गए थे और लाखों घर क्षतिग्रस्त हुए थे। इस समय तक ये बड़ा ऑब्वियस हो गया था कि फाइनेंशियल एड और रिलीफ प्रोवाइड करना काफी नहीं है डिजास्टर से डील करने के लिए, और एक्शन लेने की जरूरत है सरकार को डिजास्टर्स को प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम था वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। 2001 में जो भुज अर्थक्वेक आया उसका इम्पैक्ट बहुत ही भयानक था। एक तरह से ये फाइनल वार्निंग थी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को बदलना पड़ेगा, नुकसान को कम से कम करने पे फोकस करना पड़ेगा। एक कमेटी बनाई गई उस समय के सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत, जो कि मिस्टर जेसी पंत थे, और फाइनली इस पॉइंट ऑफ टाइम पर एक शिफ्ट दिखा स्ट्रैटेजी में।
सरकार ने सिर्फ रिलीफ पर फोकस करने की जगह रिस्पॉन्स पर फोकस किया और 2002 में इस कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ला दिया गया और फाइनली 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया। Government invokes Disaster Management Act to ensure price regulation and availability of masks, sanitizers and gloves. अगर हम रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन की बात करें दोस्तों तो हम बड़े क्लियरली देख सकते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आज के दिन इस कोविड-19 क्राइसिस के दौरान कैसे एक्ट कर रहा है। मार्च 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 को एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने 21 डे का लॉकडाउन अनाउंस किया था 25 मार्च को। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया। ये पहली बार था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 को पूरे देश में लागू किया जा रहा हो। इस एक्ट को लागू करते दौरान गवर्नमेंट की तरफ से एक्सप्लेनेशन ये था कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट पे ये कोविड-19 क्राइसिस इफेक्ट कर रही है, ये डिजास्टर इफेक्ट कर रहा है, तो इसे सेंट्रल लेवल पर डील करना पड़ेगा। और जैसा आप जानते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट सेंटर को अलाउ करता है कि वो इम्प्लीमेंट कर सके नेशनल डिजास्टर प्लान्स थ्रू द स्टेट अथॉरिटीज, एक यूनिफॉर्म तरीके से। स्टेट्स भी रिलीफ फंड्स प्रोवाइड कर सकती हैं उन एरियाज में जहां पर उनकी जरूरत पड़े। लॉजिक ये था कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इन्वोक करने से अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज को अनाउंस किया पैंडेमिक को टैकल करने के लिए। ये सारी पॉलिसीज को अनाउंस किया गया था एनडीएमए की एडवाइजरी के अंदर। The National Disaster Management Authority has issued guidelines to the states regarding the reopening of closed industrial institutions due to the lockdown. एनडीएमए ने अपनी एडवाइजरीज कई ऑर्डर्स पर इशू करी, जैसे कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करना है या नहीं करना, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जब रीओपन करेंगी, डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए वर्कर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। इन सब चीजों में एडवाइजरी इशू करी। लेकिन अगर हम बात करें डिजास्टर मिटिगेशन की, यानी इस पैंडेमिक के प्रभाव को कम करने की, उसके लिए एनडीएमए ने क्या किया? याद है रिस्पॉन्स फंड्स, जिनकी एपिसोड में मैंने पहले बात करी थी। नेशनल और स्टेट लेवल्स पे रिस्पॉन्स फंड्स होते हैं। मार्च में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अलाउ किया कि स्टेट्स अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकती हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के रिलीफ शेल्टर्स को अरेंज करने में माइग्रेंट लेबरर्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज परमिटेड स्टेट गवर्नमेंट्स टू यूटिलाइज State Disaster Response Fund, which goes from the center, for setting up shelter for migrants and providing them food and water. Just rough estimate that I'm giving you, 11,000 crores were sent in that name through the SDRF. लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि कैसे कुछ स्टेट्स अपने अलग रूल्स बना रही हैं डिजास्टर को मैनेज करने के लिए बाकी और स्टेट से कंपेयर करें तो। फॉर एग्जांपल अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो आपके रूल्स अलग हैं इस लॉकडाउन के कर्नाटका से अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को नेशनली घोषित किया जाता है तो डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पावर देता है कि स्टेट्स अपने खुद के इंडिविजुअल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बना पाएं और ये हर स्टेट की स्थिति को देखकर एनालिसिस करके कि हर स्टेट में क्या रिस्क चल रहा है उसके बेसिस पर ये स्टेट लेवल पे प्लान्स बनाए जाते हैं। इसी रीजन से आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स ने एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट ऑफ 1897 को इन्वोक किया है और कई और पब्लिक हेल्थ एक्ट्स को इन्वोक किया है। फॉर एग्जांपल पैंडेमिक से फाइट करने के लिए तमिलनाडु ने तमिलनाडु पब्लिक हेल्थ एक्ट को इन्वोक किया। केरला जो कि पहली स्टेट थी जिसमें सबसे पहला कोविड-19 का केस देखा गया था इंडिया में, वहां पर भी कुछ सिमिलर किया गया। There was a time when Kerala was seen through the prism of its low economic development, but at the moment Kerala is the state that the nation is looking to for answers to the coronavirus crisis. It's the only state where the coronavirus cases have come under control. Remember, the coronavirus crisis in a way started in Kerala. One of the first cases came there. But the scenario has changed and changed dramatically. Even as a nationwide response is still being struggled with, Kerala seems to have put into a practice an efficient strategy that has kept mortality levels down among the lowest, not just in the country, but indeed across the world. एनडीएमए की गाइडलाइंस के साथ साथ केरला ने एडिशनली केरला एपिडेमिक डिजीजेस ऑर्डिनेंस 2020 को भी इशू किया।
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को बनाने के पीछे विजन ये था दोस्तों कि कंट्री को ज़्यादा सेफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, लेकिन ये हर बारी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसे कई केसेस हमें देखने को मिले हैं जहां पर एनडीएमए कम पड़ गया। 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। वहां पर रेस्क्यू मिशंस टाइम पर नहीं पहुंचे लोगों की मदद करने के लिए, करीब करीब 1 दिन लेट पहुंचे इम्पैक्ट होने के, जिससे बहुत लोगों की जान गई, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई जितनी होनी नहीं चाहिए थी। ये अगर याद हो आपको, केदारनाथ मूवी में भी दिखाया गया था। Flash floods in Uttarakhand and Himachal Pradesh has exposed the flood unpreparedness by both the states. Yet again, the army had to step in to aid in rescue and relief operations, bringing into sharp focus the shoddy role played by the state governments and the National Disaster Management in preparing themselves to handle such eventualities. हिस्टोरिकली ऑडिट रिपोर्ट्स ने हमें बताया है कि एनडीएमए के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट वर्क का जो स्टेट लेवल्स पर कराया जाता है। एडिशनली 2010 और 2015 के बीच में एनडीएमए बिना किसी एडवाइजरी कमेटी के काम कर रहा था। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन सारी पॉलिसीज को मेंशन करता है कि किस तरह से हम एक बायोलॉजिकल डिजास्टर जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक जो आ रखा है, कैसे इसे टैकल करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एनडीएमए इन सारी गाइडलाइंस को खुद फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ये मैंडेट करता है कि एक फिक्स्ड नेशनल प्लान को फॉर्मुलेट किया जाए, पर ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया गया इस पैंडेमिक के दौरान। ये इस एक्ट के सेक्शन 12 के अंदर बताया गया है कि एक ऐसा प्लान होना पड़ेगा जो बताएगा कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ फूड, शेल्टर और ड्रिंकिंग वाटर क्या होना चाहिए डिजास्टर के अंदर, पर ऐसा कोई भी प्लान देखने को नहीं मिला। ये चीज पॉइंट आउट करी थी कपिल सिब्बल ने भी। जो मिनिमम स्टैंडर्ड है शेल्टर का, मतलब कि कहाँ वो रहेंगे, खाने का, पानी पीने का, मेडिकल कवर, मतलब कि स्वास्थ्य के संदर्भ में क्या उनको कवर होना चाहिए, मिलना चाहिए, और सैनिटेशन, ये सब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेंगे। तो आज तक ये मिनिमम स्टैंडर्ड ले डाउन नहीं हुए। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम का इंडिया में, लेकिन अगर हम इंप्रूवमेंट की बात करें, सॉल्यूशंस की बात करें, तो क्या सॉल्यूशन सजेस्ट किए जा सकते हैं यहाँ पर? कुछ स्टडीज और रिपोर्ट्स हैं दोस्तों जो करी गई हैं इस पे ओवर द इयर्स, और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट बॉडीज़ के बीच में और साइंटिफिक और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक होलिस्टिक अप्रोच हो डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर, जो ओवरऑल हर चीज़ को देखता हो। जो प्रेजेंट प्लान है हमारा, उसमें जो चेतावनी का सिस्टम है, ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि हेजार्ड प्रोफाइलिंग करी जाए हर स्टेट के इंडिया में, यानी राज्यों के जोखिम का विश्लेषण किया जाए ताकि हम एक एफिशिएंट अर्ली वार्निंग सिस्टम बना पाएं। कुछ केसेस में काफ़ी एफिशिएंट था, जैसे कि मैंने उड़ीसा के केस में बताया था। बाकी और ये रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि एक इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होने के लिए हमें लार्ज स्केल पे रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कराने पड़ेंगे इस फील्ड में। ओवरऑल कहें तो इंडिया का जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ज़रूर बिल्डअप करता है, एक बुनियाद ज़रूर बनाता है जिससे कि फ्यूचर में इसे इम्प्रूव किया जा सके। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेटर आइडिया मिला होगा कि डिजास्टर से किस तरह से डील किया जाता है इंडिया में, और ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस तरह से काम करता है। स्पेशली अगर हम बात करें आज की जो स्थिति है हमारे देश में और दुनिया भर में कोविड-19 को लेकर। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ महाभारत के। I'm Dhruv Rathi and you've been listening to Mahabharat, a Spotify original podcast created in association with ATS Studio. All clips and voices you heard in this episode belong to the original creators, and we have provided links to the sources in our show notes. Mahabharat is produced by Gaurav Vaz from ATS Studio. This episode was researched and written by Anushka Mukherjee with additional research help and input by Archana Nathan and Gaurav Vaz. The title track of this podcast was composed by Abhijit Nath, and Madhav Yachit is the audio producer. ATS Studio is a division of All Things Small, a true stories focused media company run by Sidin Vadukud, Supriya Nair, Devya Bopanna, Sunil Doshi and Gaurav Vaz.